मिडिल ईस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आती हैं, तेल या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉर्स। पिछले करीबन 100 सालों से मिडिल ईस्ट किसी न किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, पैलेस्टाइन इसराइल इशू हो या फिर यमन सिविल वॉर हो। हर वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ न कुछ हो रहा होता है। लाखों इंसान मारे जा चुके हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो चुके हैं, मगर अभी तक मिडिल ईस्ट में कहीं पीस होता नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों? आज हमारे पास एक दिलचस्प विषय है, लेकिन पहले मैं कॉफी बनाऊंगा और फिर हम जारी रखेंगे। क्या वजह है कि मिडिल ईस्ट में इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी वॉर्स हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें बहुत से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। ये शायद इस चैनल की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीबन 125 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब आज के मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को डिसाइड किया गया और यहीं से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। कई 100 साल तक पूरा मिडिल ईस्ट टर्किश ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 16वीं से 17वीं सदी के बीच ये एम्पायर हंगरी से लेकर यमन तक फैली हुई थी। इस सारी किंगडम में हर तरह के लोग रहते थे, ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, अरब, कुर्द। लेकिन फिर 19th सेंचुरी के बाद ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और यही वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर एशिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। ब्रिटिश एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा इसी ऑटोमन एम्पायर से था, बिकॉज उसके कंट्रोल को एशिया से यूरोप तक पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट यही ऑटोमन एम्पायर थी। इसी का तोड़ करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरेन और फिर 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजिप्ट का कंट्रोल आते ही ब्रिटिश के हाथ में सुएज कैनाल का कंट्रोल आ गया और उनके लिए ऑटोमन एम्पायर को अवॉइड करके एशिया पहुंचना बहुत आसान हो गया। मैं उन लोगों को धीरे से याद दिलाना भूल गया जो लाइक बटन दबाना भूल गए हैं। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देख रही थी और वो जानती थी कि ब्रिटिश एम्पायर का ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए 1914 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और यही वो वक्त था जब ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ये डिसाइड कर चुके थे कि अब उन्हें हर कीमत पर इस ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना है। इसी प्लान के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था साइक्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ये सारा एरिया डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला जाएगा। ये एरिया एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनेगा, पर रहेगा ये भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर। ये सारा एरिया डायरेक्ट फ्रेंच एम्पायर के कंट्रोल में होगा। ये एरिया एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनेगा, पर ये फ्रेंच एम्पायर के इन्फ्लुएंस में ही रहेगी। ये सारा एरिया रशियन एम्पायर को दे दिया जाएगा और फिर ये पैलेस्टाइन और इसराइल वाला सारा एरिया एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होगा। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटीज, इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर किया गया और यही वो गलती थी जिसकी सजा मिडिल ईस्ट आज तक भुगत रहा है। 1917 में एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद ज्यूइश कम्युनिटी से ये वादा किया कि वो पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक अलग स्टेट बनाने में ज्यूज की मदद करेगी। इस डिक्लेरेशन को बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं और यही वो टाइम था जब वर्ल्ड सुपर पावर्स ऑयल की तलाश में थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सब जान चुके थे कि 21वीं सदी पर वही राज करेगा जिसका तेल पर कंट्रोल होगा। उस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और सप्लायर था और ब्रिटेन की 80% ऑयल सप्लाई अमेरिका से आती थी। मगर उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे जो एम्पायर्स के कॉन्सेप्ट के बहुत खिलाफ थे और इसी चीज को भांपते हुए ब्रिटेन अमेरिका को रिलायबल नहीं समझता था। वो हर कीमत पर अमेरिका पर से अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता था। अब ऑयल उस जमाने में सबसे पहले 1908 में इधर ईरान में डिस्कवर हुआ था, मगर वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में था। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर इस सारे एरिया में बहुत तेजी से मजीद ऑयल तलाश कर रही थी, लेकिन इस खोज को अभी कुछ और साल लगने थे। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जंग जीतने वाले एलाइज कंट्रीज वर्साइज में मिले और ट्रीटी ऑफ वर्साइज साइन हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर चेंज किया गया और फिर
अगले ही साल ट्रीटी ऑफ स्वेयर्स अनाउंस की गई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को लिटरली टुकड़ों में तोड़कर फ्रेंच और ब्रिटेन एम्पायर के कंट्रोल में दे दिया गया। टर्किश गवर्नमेंट इस ट्रीटी पर आग बगोला हो गई और अगले 2 साल तक वो एलाइज के खिलाफ लड़ती रही और फिर आखिरकार 1923 में ये सारे कंट्रीज टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल पर बैठे और ट्रीटी ऑफ लॉसेन साइन की गई और इसी ट्रीटी के नतीजे में मॉडर्न डे टर्की वजूद में आया। आज के मिडिल ईस्टर्न बॉर्डर्स मोर और लेस इसी ट्रीटी का नतीजा है। इस ट्रीटी में एक बार फिर बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर किया गया, जैसे कि कुर्द जो कि उस वक्त इस सारे एरिया में रहते थे और उनका कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज टर्किश लोगों से बहुत ही डिफरेंट थी। पर इस सारे एरिया को टर्की, सीरिया, ईरान और इराक में डिवाइड कर दिया गया और ये कुर्द इन सब कंट्रीज में एक माइनॉरिटी बन गए, जिसके बाद से आज तक कुर्द लोग अपने लिए एक डिफरेंट कंट्री के लिए मूवमेंट चलाते आ रहे हैं और ये सारा एरिया आज एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। इस टॉपिक को डिटेल में हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप तुर्की और कुर्द के इशू को इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह इस पार्टीशन में ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस जैसे मोसुल, बगदाद और बसरा को इराक में शामिल कर दिया गया। हालांकि इन तीनों प्रोविंसेस के डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, मोसुल में मेजोरिटी कुर्दिश लोग रहते थे, बगदाद में सुन्नी अरब मुस्लिम्स रहते थे, जबकि बसरा में ज्यादातर शिया अरब मुस्लिम्स रहते थे। इसी तरह कुवैत जो पहले इराक का हिस्सा था उसे इराक से सेपरेट कर दिया गया और फ्यूचर में यही वो चीज थी जो इराक कुवैत वॉर का सबब बनी। इसी तरह लेबनान को सेपरेट करके फ्रेंच कंट्रोल के अंडर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। उस वक्त लेबनान में 80% क्रिश्चियंस और सिर्फ 20% मुस्लिम्स रहते थे। खैर, ये डिवीजन भी फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली थी। इसी तरह दमास्कस, अलेप्पो और डेर एज़-ज़ोर को इकट्ठा करके बहुत सारे सुन्नी, शिया, कुर्द, अलवी, क्रिश्चियंस और असीरियंस को इकट्ठा करके वो कंट्री बनाया गया जिसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं। फिर 1930s में टर्की ने फ्रेंच एम्पायर को प्रेशराइज करना शुरू किया कि वो सीरिया के प्रोविंस अलेक्जेंड्रिया को टर्की में शामिल करें, बिकॉज वहाँ पर बहुत बड़ी टर्किश कम्युनिटी रहती थी। अब क्योंकि टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में पहले ही जर्मनी के साथ लड़ा था, तो फ्रांस डर रहा था कि कहीं टर्की दोबारा जर्मनी के साथ न मिल जाए। इसीलिए फ्रांस ने टर्की की बात मानते हुए 1938 में अलेक्जेंड्रिया को सीरिया से अलग कर दिया और फिर अगले ही साल 1939 में टर्की ने एक रेफरेंडम के थ्रू इस सारे एरिया को वापस टर्की में शामिल कर लिया। इस एरिया को आज अंताकिया कहा जाता है और यहीं से टर्की और सीरिया के बीच वो तनाव शुरू हुआ जो आज तक चलता आ रहा है। सीरिया आज भी अंताकिया को अपना हिस्सा मानता है। इसी तरह सीरिया और इराक की मेन वाटर सप्लाई यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर से आती है और ये दोनों दरिया टर्की से निकलते हैं। टर्की ने इन दोनों रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाए और ये डैम्स आज टर्की, सीरिया और इराक के दरमियान तनाव की एक बड़ी वजह भी हैं। इसी टाइम अराउंड लेट 1930s में अरब वर्ल्ड में ऑयल डिस्कवर होना शुरू हो गया। इराक में इधर बसरा और मोसुल के करीब ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इन दोनों एरियाज में मोस्टली शिया अरब और शिया कर्दिश कम्युनिटी रहती है। 1938 में सऊदी अरब के ईस्टर्न बॉर्डर्स के पास ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इंटरेस्टिंगली सऊदी अरब के इस सारे एरिया में शिया मुस्लिम्स रहते हैं। 1938 में ही कुवैत में भी बहुत बड़े ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। ये रिजर्व्स पूरे इराक के रिजर्व से ज्यादा थे और क्योंकि कुवैत किसी जमाने में इराक का हिस्सा था, तो ये पॉइंट आगे जाकर एक बहुत बड़ी वॉर का कॉज बनने वाला था। इसी तरह 1956 में सीरिया में इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और इस सारे एरिया में कुर्द रहते हैं। पूरी दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स इस एक खित्ते में डिस्कवर हुए थे जो रिलीजियस, पॉलिटिकल और रेशियल डिविजन्स में घिरा हुआ था और इसीलिए इट वाज वेरी नेचुरल कि वर्ल्ड सुपर पावर्स इस सारे रीजन में बड़ा डीप इंटरेस्ट लें और यही वो टाइम था जब ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी प्लेयर्स के तौर पर एंटर हुए। इसी टाइम पे ब्रिटिश ने मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस सारे रीजन में एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी। ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश स्टेट बनाई जहां पर जर्मनी से आने वाले हजारों ज्यूज को आबाद किया जाने लगा। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ ज्यूइश स्टेट बनाई गई जिसको पैलेस्टाइन से आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद 62% एरिया दिया गया और दूसरी तरफ डबल पॉपुलेशन होने के बावजूद पैलेस्टीनियंस को सिर्फ 38% जमीन दी गई। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से जेरूसलम को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कर दिया गया। प्लान प्रपोज होने के 1 साल बाद ही ब्रिटेन यहाँ से चला गया और इसराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और
फिर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जो आज भी कई हजार मासूम लोगों की जानें ले रहा है। इसराइल की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बावजूद किसी अरब कंट्री ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और 1948 में कई अरब स्टेट्स ने इसराइल पर अटैक किया, मगर इसराइल ये वॉर जीत गया और इसके नतीजे में इसराइल ने न सिर्फ ज्यूइश बल्कि 60% अरब एरिया पर भी कब्जा कर लिया। करीबन 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब्स अपना कंट्री छोड़कर लेबनान चले गए और इस एक माइग्रेशन ने पूरे लेबनान के डेमोग्राफिक्स बदल दिए, क्योंकि अब वहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो चुके थे और यही चेंज आगे चलकर 1975 से 1990 के बीच लेबनान में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर की वजह बनी। दूसरी तरफ ज्यूज मुसलसल पूरी दुनिया से आकर इधर इसराइल में आबाद हो रहे थे और अब पैलेस्टाइन के इस सारे एरिया में मुस्लिम्स कम और ज्यूज ज्यादा थे। इस पार्टीशन के कुछ साल बाद 1954 में जमाल अब्दुल नासिर प्रेसिडेंट बन गए। नासिर का एक ड्रीम था कि सारे अरब कंट्रीज इकट्ठे होकर एक अरब कंट्री बन जाएं और इस तरह वो इसराइल से लेकर अरब वर्ल्ड के हर दुश्मन को हरा सकेंगे। लेकिन नासिर न सिर्फ इसराइल और अमेरिका के अगेंस्ट थे बल्कि वो सऊदी अरब और कुवैत के भी बहुत खिलाफ थे, क्योंकि उनकी नजर में ये दोनों कंट्रीज मुसलमानों के दुश्मन अमेरिका से करीब हो रहे थे। 1956 में नासिर ने सुएज कैनाल बंद कर दी, जिसके नतीजे में फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया। लेकिन समहाउ इजिप्ट ये वॉर जीत गया और पूरे अरब वर्ल्ड में हर तरफ अब्दुल नासिर के चर्चे होने लगे। पूरी अरब वर्ल्ड अब्दुल नासिर की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस थी और इसी से इन्फ्लुएंस होकर 1962 में यमन में अरब नेशनल्स और यमनी गवर्नमेंट के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो गई और यही वो वॉर थी जिसमें पहली दफा प्रॉक्सी प्लेयर्स की एंट्री हुई। ये सिविल वॉर सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन जैसे फैमिली कंट्रोल्ड कंट्रीज के लिए खतरे का सिग्नल थी, बिकॉज कल को यही आइडियोलॉजी उनकी कंट्रीज में भी आ सकती थी, जिससे उनकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए इन सब कंट्रीज ने अमेरिका के साथ मिलकर यमनी गवर्नमेंट को नेशनलिस्ट्स के खिलाफ सपोर्ट किया, जबकि दूसरी तरफ अब्दुल नासिर ने इजिप्शियन फौजियों और हथियारों के साथ नेशनलिस्ट्स की मदद करना शुरू कर दी। इजिप्ट अभी इस प्रॉक्सी वॉर में बिजी था कि 1967 में इसराइल ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया और इजिप्शियन सिनाई में गजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया और बदले में एक बार फिर इजिप्ट ने सुएज कैनाल बंद कर दी, जो अगले 8 साल किसी भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। अब्दुल नासिर इस हार से बहुत डिसअपॉइंटेड था और 1970 में सिर्फ 52 साल की उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यही वो साल था जब ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि अब वो पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कर रहा है और फिर अगले ही साल यूएई और पर्शियन गल्फ के बाकी कंट्रीज आजाद हो गए। ब्रिटेन के जाने के बाद अमेरिका ने इस सारे रीजन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बिकॉज वो अब राइजिंग सुपर पावर था और जिस रीजन पर दुनिया की 50% ऑयल सप्लाई डिपेंडेंट हो वहां पर उसका होना बहुत जरूरी था। अगले 8 सालों तक अरब वर्ल्ड में बड़े ही मुश्किल हालात रहे। इस अरसे में अरब इसराइल वॉर हुई, जिसमें एक बार फिर इसराइल जीत गया। इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजिप्शियन प्रेसिडेंट को इसी वजह से असैसिनेट कर दिया गया। इसी तरह लेबनान में पैलेस्टीनियंस और लोकल्स के दरमियान एक बहुत ही इंटेंस सिविल वॉर शुरू हो गई, जो 1990 तक रही। तो मिडिल ईस्ट में एक तरफ ये सारी लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ इसी टाइम में ईरान में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ चुकी थी। 1979 में रूहुल्लाह खामनाई ने शाह ऑफ ईरान की गवर्नमेंट उल्टाकर ईरान का कंट्रोल ले लिया। 1979 के बाद ईरान कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। ईरान अब एक स्ट्रिक्ट शिया इस्लामिक रिजीम था और वो ये आइडियोलॉजी अब बाकी कंट्रीज तक ट्रांसफर करना चाहता था। सऊदी अरब, यमन, बहरेन और इराक के सुन्नी रूलर्स के लिए जाहिर है ये एक बहुत बड़ा खतरा था और यही वो टाइम था जब इधर इराक में सद्दाम हुसैन पावर में आ चुका था। मैं उन लोगों को धीरे से याद दिलाना भूल गया जो लाइक बटन दबाना भूल गए हैं। सद्दाम सुन्नी मुस्लिम था और उसे डर था कि कहीं ईरानियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी इराक तक ना पहुंच जाए और अगर ऐसा हो गया तो इराक उसके हाथ से निकल जाएगा, बिकॉज इराक के मोस्टली ऑयल रिजर्व्स शिया मेजॉरिटी एरियाज में थे। इस रेवोल्यूशन को खत्म करने के लिए सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर अटैक कर दिया और ये वॉर करीबन 8 साल चलती रही। अमेरिका, सऊदी अरब और कुवैत सद्दाम हुसैन को हेविली फंड करते रहे, मगर फिर भी 8 साल बाद 1988 में ईरान
ईरान इराक वॉर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस वॉर ने इराक को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज किया था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत से रिक्वेस्ट की कि वो उसका 65 बिलियन डॉलर्स का लोन माफ कर दे जो उसने इराक को ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए दिया था, मगर कुवैत ने इनकार कर दिया। सद्दाम हुसैन ने बदले में कुवैत पर अटैक किया और कुवैत के सारे ऑयल रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। सद्दाम हुसैन अब दुनिया के 25% ऑयल रिजर्व्स का मालिक था। सद्दाम इसके बाद सऊदी अरब के बॉर्डर पर इराकी आर्मी को ले आए। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि अब वो सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जिसके बाद दुनिया की करीबन 50% ऑयल सप्लाई एक आदमी के कंट्रोल में चली जानी थी। सऊदी अरब और वर्ल्ड पावर जाहिर है ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। 1990 में अमेरिका ने 32 कंट्रीज के साथ मिलकर इराकी आर्मी पर अटैक किया और 1 साल की लड़ाई के बाद कुवैत को आजाद करवा लिया। अमेरिका अब पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका था। अमेरिका ने अब इस सारे रीजन में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी और आज अमेरिका का 5वां बड़ा बहरी बेड़ा इधर बहरेन में है। इसी तरह इधर कतर में एक बहुत बड़ी अमेरिकन एयर बेस है जिसको सेंटकॉम कहते हैं और यहीं से यूएसए मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया पर अपनी नजर रखता है। और फिर इधर यूएई में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसी तरह सऊदी अरब अमेरिका से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। तो अगर मिडिल ईस्ट की ईस्टर्न साइड पर आए तो वहां अमेरिका, अरब और ईरान आमने सामने हैं। गो के अब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघली है और बातचीत भी शुरू हुई है, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। फिर अगर मिडिल ईस्ट की सदर्न साइड पर आए तो यमन में एक जबरदस्त सिविल वॉर चल रही है जिसमें सऊदी अरब और ईरान से लेकर अमेरिका और इवन रशिया भी इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ऊपर आए तो सीरिया पहले ही प्रॉक्सी वॉर का सेंटर पॉइंट बन चुका है जहां पर रशिया, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और इवन यूएई भी अपनी मिलिट्री के साथ घुसे हुए हैं। इराक की बात करें तो सद्दाम हुसैन के बाद अलकायदा और अब आईसिस ने इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है जिसके नतीजे बहुत ही भयानक निकले हैं। तुर्की और सीरिया में भी किसी भी वक्त कुर्दिश बागियों को लेकर जंग छिड़ सकती है। सो ऑल इन ऑल मिडिल ईस्ट इज इन अ मेस और इसकी रूट कॉज आज से 100 साल पहले की गई बॉर्डर्स की ये पार्टीशन है जिसमें इंसानों के बीच डिफरेंसेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया और ख्याल रखा गया तो बस अपने फायदे का। आपकी आज के वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।